पीटीआई हो चाहे कोई भी दौर हो, उनका नाम भी एक किस्म का प्रोमिनेंट रहा है। लेकिन कैसा उनके लिए अनलकी हुआ ये इलेक्शन कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ना शिरकत कर सके। आपका नाम आगे आया, ये कैसा एक्सपीरियंस था? ये बड़ा ही ग्रेटफुल एक्सपीरियंस था जी, और उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू माय लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, कि उन्होंने राजा रियाज साहब की जगह मेरे पे एतमाद किया, मुझे टिकट जारी किया, नॉमिनेट किया जी। वालिद साहब को थोड़ा सा बैक का इशू था जिसकी वजह से वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं थे जी। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम आगे पुट फॉरवर्ड किया, देन आई वाज लकी enough I got the ticket जी। तकरीबन अराउंड 40-45 डेज का एक्सपीरियंस था। 2 इलेक्शंस में वालिद साहब की कैंपेन वगैरह कर चुका था, थोड़ा सा आइडिया था, बट बिकमिंग अ कैंडिडेट दैट वाज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। आप मरियम बीबी की बात कर रहे थे, हुकूमत पंजाब जो है जी बड़े दावे थे 300 यूनिट तक भी आप बिल नहीं देंगे, हुकूमत देगी और ये होगा। अभी तक 6 महीने में एक भी ऐसा घराना नहीं है जो 300 यूनिट वाला जिसको फ्री ऑफ कास्ट बिजली दी जा रही है। क्या वजह है? जी साहब, उसको बिल्कुल वर्किंग जारी है। हमारा सबसे बड़ा मसला IMF के इर्द गिर्द घूमे, कई ऐसी वजूहात हैं कि हमें IMF की भी चीजें उन्हें भी कंसिडर करना पड़ता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। मरियम बीबी ने IT सिटीज का ऐलान किया था। फैसलाबाद में अभी तक कोई इस हवाले से हमने अभी तक कोई अपडेट नहीं देखा। क्या फैसलाबाद IT सिटी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकते। आप बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान है, हर शहर बन सकते हैं, लेकिन उससे वर्किंग जारी होगी। अब मुझे उसका ज्यादा नहीं पता कि उस पर क्या वर्किंग हो रही है, लेकिन आई एम श्योर अगर मरीम बीबी ने ऐलान किया वो अपने ऐलान अपना वादा पूरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये पाकिस्तानी सियासत में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा नाम राजा रियाज अहमद, उनके साहबजादे बैरिस्टर राजा दानियाल अहमद आज हमारे मेहमान हैं। बैरिस्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू द शो। पहली मुलाकात है आपके साथ फैसलाबाद, और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बैरिस्टर राजा दानियाल की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कैसे यकदम आप सियासत में भी आ गए? सरदार साहब, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मेरी स्कूलिंग सारी फैसलाबाद की जी। उसके बाद मेरा O levels A levels लाहौर का है। उसके बाद आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम फॉर माय LLB। मास्टर्स भी मेरा लंदन कमर्शियल लॉ में BPP लॉ स्कूल लंदन से किया जी। अच्छा। उसके बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान, लाहौर थोड़ी देर प्रैक्टिस की। फिर फैसलाबाद में मेरे दादा राजा शेर मोहम्मद साहब वो भी बैरिस्टर थे जी, और फैसलाबाद बार उन्हें ये एजाज हासिल था कि वो फैसलाबाद बार 2 बार प्रेसिडेंट रहे हुए। जबरदस्त। तो मेरे वालिद साहब की एक बड़ी उनके अंदर की ख्वाहिश थी कि जो उनका चैम्बर है वो दोबारा उसमें कोई उनकी फैमिली का बंदा जाके बैठे। तो आई वाज लकी इनफ, आई वाज ग्रेटफुल इनफ के वालिद साहब ने मुझे पहले हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा, फिर मैं वापस आया, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने दादा के चैम्बर में जाके बैठता हूँ, और प्रैक्टिस मैंने फिर फैसलाबाद से स्टार्ट की थी। बैरिस्टर साहब, एक और चीज, एकदम राजा साहब के बहुत बड़ा नाम, और फ्रीक्वेंटली देखें हर दौर में वो जीतते आए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, चाहे कोई भी दौर हो, उनका नाम भी एक किस्म का प्रोमिनेंट रहा है। लेकिन कैसा उनके लिए अनलकी हुआ ये इलेक्शन कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ना शिरकत कर सके। आपका नाम आगे आया, ये कैसा एक्सपीरियंस था? ये बड़ा ही ग्रेटफुल एक्सपीरियंस था जी, और उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू माय लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमदाद साहब, मरियम बीबी, कि उन्होंने राजा रियाज साहब की जगह मेरे पे एतमाद किया, मुझे टिकट जारी किया, नॉमिनेट किया जी। वालिद साहब को थोड़ा सा बैक का इशू था जिसकी वजह से वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं थे जी। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम आगे पुट फॉरवर्ड किया, देन आई वाज लकी इनफ आई गॉट द टिकट जी। और फिर जो वो एक तकरीबन अराउंड 40-45 डेज का एक्सपीरियंस था एज ए कैंडिडेट जी, क्योंकि इससे पहले भी 2 इलेक्शंस में अब थोड़ा सा मैच्योर हुए। 2 इलेक्शंस में वालिद साहब की कैंपेन वगैरह कर चुका था, थोड़ा सा आइडिया था, बट बिकमिंग अ कैंडिडेट दैट वाज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ये बहुत बड़ा जुआ नहीं था कि इलेक्शन से सिर्फ 1-1.5 महीने पहले राजा रियाज साहब दस्तबरदार हो रहे हैं, और वो एक बनाया गया एक आपकी मुखालिफ पार्टी की तरफ से कि जी मरूसी सियासत है जी, वही चीज है। तो आप नहीं समझते कि ये चीज आपको दौरान इलेक्शन यकदम ये फैसला कमजोर कर गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। मेरा इसका पूरा होमवर्क जारी था जी, क्योंकि वालिद साहब को पिछले कुछ साल 1.5 साल से बैक इशू चल रहा था जी। तो वो मीन टाइम में हल्के में मेरी पूरी प्रेजेंस थी, दोस्तों के साथ राब्ता था, दोस्तों के कामों शामों के लिए मैं हमेशा बड़ा एक्टिव रहा हूँ जी, और जो हल्के के दोस्त हैं सारों के साथ राब्ता था, गमी खुशी, तो मैं अपना होमवर्क साथ साथ पूरा चल रहा था। अच्छा, चल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ फिर आप इलेक्शन में आ गया। 30 दिन 35 दिन की कैंपेन का टाइम था। फिर क्या ऐसी वजह बनी आपका नून लीग का आपकी सीट खास तौर पर राजा रियाज साहब का वहां पर कोई इतना वो जिसे कहते हैं मुकाबला भी नहीं था
लेकिन वो साहबजादा साहब ने ऐसा मुकाबला बनाया, फिर आपको इलेक्शन भी हरा दिया। देखें, जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जब आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक ने हारना एक ने जीतना जी। ये मेरे मालिक की देन है कि किसी के हाथ में जीत होती है, किसी के हाथ में हार होती है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं जी, इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। इंशाल्लाह ताला अगला इलेक्शन पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। और अभी भी मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा पहला इलेक्शन था, उसके बावजूद आई गॉट 94,000 वोट्स। 94,000 बने रहे तो मेरे पे एतमाद किए ना। इंशाल्लाह ताला लाइन क्रॉस भी करेंगे और फतह मेरा मुकद्दर भी बनेगी जी। सब एक चीज और है कि वो जाहिर बात है, आपकी मुखालिफ पार्टी में आप रहे, वहां पर आपका एक अच्छा खासा वक्त भी गुजरा, लेकिन एक जाहिर बात है तब्दीली की वजह भी आपके वालिद ग्रामी बने। ये पूरे का पूरा जो सेटअप है, दैट्स व्हाई लोग अक्सर कहते हैं कि शायद यही वजह है कि आपके हारने की, कि आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ी। क्या वो सही फैसला था आपका? किस चीज का जी? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ने का। देखें, जब वालिद साहब ने पीटी ज्वाइन की, पीपल्स पार्टी छोड़ के, तब जो एक सबज ख्वाब पूरे पाकिस्तान को दिखाया गया था, वो एक ख्वाब हम भी देख चुके थे जी। उस ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करने के लिए जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन विन किया, लेकिन बदकिस्मती से मुझे नहीं पता क्या वजूहात थी, क्या बातें थी, जब उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब में मुसल्लत किया गया। मेरे उस्मान बुज़दार साहब से कोई जाती रंजिश, कोई कुछ नहीं है, ना हमारा कोई कारोबार साझा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ जो जुल्म किया गया, चाहे कोई और होता, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं जी, मेरे उस्मान बुज़दार साहब से कोई गर्ज नहीं। लेकिन जो पिछले 4 साल में करप्शन का बाजार उस्मान बुज़दार साहब की निगरानी में गर्म हुआ, पिछले 4 साल में, जो तो साहब आप फैसलाबाद के वन ऑफ द फ्यू जीरक जर्नलिस्ट से, आपको सारी बात का पता है जी। आप कहेंगे नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको सारा आइडिया है, बखूबी इल्म है, जो पिछले 4 साल फैसलाबाद में होता रहा जी, आपसे कोई चीज छुपी हुई है। और उसके बावजूद देखिए, जब कैबिनेट में या पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स वगैरह होती थी, अबू का एक ही क्वेश्चन था कि वाई उस्मान बुज़दार। और जो कुछ उस्मान बुज़दार साहब की अजब करप्शन की गजब कहानियां थी, जब सुनने को मिलती थी, हमें तकलीफ होती थी। मुरादा बात है, खान साहब नहीं मानते थे इस बात को, उस चीज को बिल्कुल क्या कहते हैं सुनने को तैयार नहीं थे। आपको अच्छी तरह इल्म है, फवाद चौधरी, अलीम खान साहब का नाम बतौर वज़ीर आला फाइनल हो चुका हुआ था, लेकिन एन मौके पे वो नाम दोबारा विड्रॉ कर लिया गया। आपको इस चीज का भी इल्म है। और ये देखें, जो पिछले 4 साल में खान साहब ने इस मुल्क के साथ किया है, और खान साहब से नाराजगी की वजह यही थी कि फैसलाबाद में कोई बड़ा तरक्याती काम आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं जो पिछले 4 साल में खान साहब गवर्नमेंट ने आपको दिया हो? आप नून लीग में आ चुके हैं, नून लीग वफाक में भी हुकूमत फॉर्म कर चुकी है, पंजाब में भी। बिल्कुल। आप मुझे इतना बताइएगा कि पिछले 6 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, कोई ऐसी चीज जो देखिए नून लीग का खासा था, मेरे जैसा बंदा भी कहता था कि नून लीग आएगी तो एक किस्म का अवाम के मसाइल हल होंगे, अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले होंगे। अभी तक आपकी जमात जो है वो किसी भी तरह से डिलीवर करने में क्यों नाकाम जा रही है? फैसला साजी हो किसी किस्म की, आपके बड़े बड़े महकमे खाली पड़े हुए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जैसी हुकूमत में आई थी, मेरे ख्याल में शायद उससे अगले दिन ही तमाम तर महकमों पर वो काबज हो गई थी। जी। क्या वजह है कि इतनी ताखीर हो रही है फैसलों में? बजट भी पेश हो चुका। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। महकमों में है चेयरमैनशिप्स वगैरह, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है, मेरे सुनने में आ रहा है, ये फैसला भी जल्द हो जाएगा। रहेगी बात पिछले 6 महीने की, जिन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हुकूमत दी गई है, जिन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वजूद में आई है, आपके सामने एक महंगाई का, और ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे एक बिजली के बिल हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमें ये बात करनी पड़ेगी। आप ये देखें, मरियम बीबी जब वज़ीर आला बनी है पंजाब में, आप जो हाउस होल्ड ग्रोसरी या उसकी प्राइसेस में कमी आई, घी की, चीनी की, आटे की कीमतों में कमी आई, लेकिन उस सब के ऊपर जब बिजली का बिल आता है, वो सारी मेहनत पे पानी फिर जहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इनसे यही बात दोबारा करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आप मरियम बीबी की बात कर रहे थे। हुकूमत पंजाब जो है जी, बड़े दावे थे ये बिजली के बिलों के हवाले से भी, 300 यूनिट तक जी आप बिल नहीं देंगे, हुकूमत देगी और ये होगा। अभी तक 6 महीने में एक भी ऐसा घराना नहीं है जो 300 यूनिट वाला जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जा रही है। क्या वजह है? जी साहब, उसको बिल्कुल वर्किंग जारी है। देखें,
कई चीजें ऐसी होती है, हम आपको पता है, हमारा सबसे बड़ा मसला है IMF के इर्द गिर्द घूम रही। कई ऐसी वजूहात हैं कि हमें IMF की भी चीजें उन्हें भी कंसिडर करना पड़ता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे, बेहतर होंगे। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या इसके हवाले से कोई बेहतर, देखें अब सीजन जो है ऑलमोस्ट एक किस्म का अगले 1 से 2 महीने में गर्मी का खत्म हो जाएगा। आप समझते हैं कि आने वाली अगली गर्मियों तक आप तमाम तो चीजों को टैकल कर लेंगे, संभाल लेंगे, बिजली के हवाले से खासतौर पर? जितना मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ, या जितना मेरे वालिद साहब को उनके साथ वक्त गुजरा हुआ है, मियां शहबाज शरीफ साहब एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। और जितनी उन्होंने मेहनत अपनी सियासी कैरियर में, जब वो बतौर वज़ीर आला पंजाब जो कुछ उन्होंने पंजाब को डिलीवर किया, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अगली जो गर्मियां आएंगी तब तक बिजली के हालात हम काबू पालेंगे। सब एक चीज और है बड़ी कि आपके पूरा आपका शहर का हल्का है, आपके जो शहरी कारकुनान हैं इंतहाई बददिल हैं, मायूस हैं। अच्छा, किसी भी कारकुन के देखें, आपके हुकूमत ने क्या किया कि जी फलां MNA जो है जी फलां अस्पताल का एक किस्म का MS लगा दिया। हम तो ये समझेंगे ना जी कि जी MS टाइप का एक किस्म का, अच्छा उनके लोग जा रहे हैं कि जी वो गरीब वो बना दिया, इतने बड़े कैडर के MNA MPA को आप एक अस्पताल का किस्म का MS टाइप लगा रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं बनता था। यहाँ पर आपको अपने कारकुनान को बिठाना चाहिए था, जो बड़े जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। क्या आपने पार्टी पे इसके हवाले से कोई आवाज बुलंद नहीं की? क्या आपके कारकुनान बददिल हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं? देखिए, कारकुनान एक ह्यूमन नेचर में सबसे बड़ी चीज होती है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। कारकुनान की उम्मीदें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि अब बंदे को फैसले कुछ सख्त करने पड़ते हैं। आपने बात की कि MP MNA के कैडर के बंदे को MS के ऊपर मॉनिटरिंग चाहिए। देखें, जहाँ जिस हॉस्पिटल में वो लगे वो पंजाब गवर्नमेंट के सही बिल्कुल है, लेकिन एक मॉनिटरिंग चेयरमैन, लेकिन वो क्या करेगा? देखिए, आप एक मिसाल है, एक हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर जी राजा दानियाल को दे दिया जाए। एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर राजा दानियाल को दे दिया जाए। इवन देन आपका PHA, आपका FDA, भाई एक पूरा सेक्टर दें, आप उससे फिर कारकर्दगी मांगें कि भाई आप MNA साहब MPA साहब दें हमें कारकर्दगी। लेकिन ये कोई तुक नहीं बनता कि आपका इतने बड़े लेवल का बंदा एक तहसील के अस्पताल के वो जो 200-400 मरीज आते हैं वो क्या करेगा ड्राइवर? वो ये जुतई साहब मैं और आप बैठ डिस्कशन कर रहे हैं जी। अगर आप किसी भी तहसील हॉस्पिटल में चले जाए, वहां के उनके अपने बेपनाह मसाइल है, कम से कम उन मसाइल की आवाज उठाएगा ना जी। कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्हें बताएगा ये मेरी तहसील है, ये मेरा हॉस्पिटल है, या डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहा, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं। कम से कम उसकी आवाज उठाने के उसे एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई तहसील का कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई MS है, वो बात करेगा, वो फैसलाबाद आएगा, DC साहब से बात करेगा, ये कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात करेगा, तो जब उसे एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, काम तेज होगा, काम एक्सपेडाइट होगा, लोगों के मसाइल में कमी आएगी। तो सब आप लोग MNA थे, फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, कभी आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs या MPAs किसी सरकारी दफ्तर में इवन दिन घुसे भी हों और फिर काम निकलवाना करवाना तो बड़ी दूर की बात है। अब ये देखा जा रहा है कि आपके MNAs MPAs कम नजर आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फ्रीक्वेंटली दफ्तरों में भी जा रहे हैं और मीटिंग्स भी कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मीटिंग्स वाली तो कोई बात नहीं है जी। देखें, एक बंदा खा किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, वो MP MA बना, उसके हल्के के भी मसाइल होंगे, हल्के के लोग होंगे। अगर वो किसी दफ्तर में चला जाता है, किसी थाने में किसी पुलिस के पास चला जाता है, देखिए उसने भी तो अपने अवाम की नुमाइंदगी करनी है जी। बेशक आपने नुमाइंदगी करनी है उसने, इसका मतलब है तो वो तो वोट बैंक फिर अपना बना रहा है ना। आप जो मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे उस हल्के में हैं, आपकी क्या वजह है कि फिर आपकी उतनी प्रेजेंस नहीं है जितनी आपका, मैं ये जैसे अभी बारिशें हुई हैं, आप ये देखें कि मुझे कोई मुस्लिम लीग नून के बहुत कम लोग नजर आए हैं MNAs MPAs जो ये दिखा रहे हैं कि ये देखें जी हमारा इलाका जी वासा ने क्लियर कर दिया। आप एक वासा के MD तक को तब्दील नहीं कर पा रहे। आपके जो पुराने लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, अभी तक वो सीटों पर विराजमान है। ये कैसे मुमकिन होगा? इनको तब्दील कैसे करेंगे आप? ये तो देखिए, आप जो आपने वासा के MD की बात की, वासा के MD साहब ने अभी जो हालिया बारिशों में बेहतरीन काम किया, जितना उनके पास फंड्स हैं। देखें, यहाँ पे तो किश्तियां चल गई, यहाँ पे तो बड़े बड़े बुरे हालात है बारिशों में। देखिए, जितनी सब बारिश होगी, एक बार जितनी बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, जितनी बारिश हुई है, ऑर्डिनरी हालात में इतनी बारिश फैसलाबाद में तो होती नहीं। उसके बावजूद भी MD साहब जितने उनके पास फंड्स हैं, जितने रिसोर्सेज है, उन्होंने उसी के अंदर ऑपरेट करना है।
उन हालात में उन्होंने बेहतरीन काम किया जी। उन्होंने जब संडे वाले दिन बारिश पड़ी है, उसके मेरे ख्याल 1-2 दिन में उसने जितना वो इलाका क्लियर कर सकते थे उन्होंने ये। आज यू सेटिस्फाइड कि आपके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNAs MPs जो है वासा के एहलकारों को लेकर गलियां खुलवा रहे हैं? मैंने किसी को नहीं देखा किसी। अच्छा, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ही हो रहा है और आपके मिसाल के तौर पे एन नाक के नीचे हो रहा है। क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ ये है, देखिए काम उनका भी हक बनता है, उनका भी पूरा ये होना चाहिए, लेकिन वो अपने दौरे हुकूमत में आपको एक हल्की सी भी स्पेस नहीं देते थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि उनको इतनी बड़ी स्पेस दी जा रही है कि वो अपने किस्म का वोटर जो है या वोट बैंक जो है दोबारा इंटेक्ट कर रहे हैं। मैं नहीं इस चीज को समझता जी कि उनका वोट को इंटेक्ट हो रहा है। वो काम होना, देखिए वो MP MNAs हैं, काम हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी जी। लेकिन आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेरी ऐसी नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं किसी को काम हुआ हो। और अब जो PTI के लोग जीते हैं वो दूसरी बार जीत गए और उनके अपने भी कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह, आपको पता है जिस तरह हमारा मार्केट ऑपरेट करता है जी। तो पर मेरा ऐसा नहीं ख्याल किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज या, मुझे तो आज तक दफ्तर में कोई PTI का बंदा नहीं मिला जी। बैरिस्टर साहब, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, इंतहाई एजुकेटेड हैं और आप मुझे विजिलेंट लग रहे हैं। और आपका एक मुझे जो विजन है, आप सबसे बड़ी आपकी जो बात है कि आपने जो टाइम दिया आप उससे भी 15-20 मिनट पहले यहाँ पहुंचे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक हैरानकुन और खुशकुन बात थी। क्या वजह है कि आप जैसे बंदे को भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई बड़ा जो फैसला बात की हद तक देखें, वो घिसे पीटे चेहरों से तो आवाम तंग है। आवाम को अगर वही दकियानूसी फेस दिखाने हैं, वही दोबारा हटा के उन चेहरों के ऊपर ही लाना है, तो फिर नून लीग में कहां से तब्दीली आएगी? कैसे आप नौजवानों को मिसाल के आप जैसे लोग जो हैं फिर कैसे ऊपर आएंगे? देखिए, अगर आपने दिल में बात बिठा ली कि आपने आवाम की खिदमत करनी, अपने दोस्तों के मसाइल सुनने, इलाके में डेवलपमेंट करानी, लोगों की जो है ईज ऑफ लिविंग उसको बेहतर करना, एक तो उसके मैं किसी भी महकमे का मोहताज नहीं या किसी भी चीज का। अगर पार्टी ने कभी मेहरबानी की, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे इंशाअल्लाह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी के साथ और ऐसे तरीके से उसको निभाएंगे। लेकिन आवाम की खिदमत करने के लिए मैं किसी महकमे का मोहताज नहीं। जो लेगेसी मेरे पास है, जो लोग और दोस्त मेरे पास हैं, वो मेरे वालिद साहब की पिछले 40 साल की मेहनत का नतीजा है। तो उसके लिए उनकी खिदमत करने में, उनकी गमी या खुशी में शरीक होने के लिए ये पार्टी की मेहरबानी होती है। पार्टी मेहरबानी करेगी, पार्टी अल्लाह ताला की जात का करम होगा तो इंशाल्लाह जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको पूरे ऐसे तरीके के साथ निभाएंगे। सब एक और फेलियर जो मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा देखिए, आपकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो अपोनेंट पार्टी है वो यूज करती है सोशल मीडिया का टूल। अच्छा, सोशल मीडिया पे वो होता कुछ नहीं है लेकिन दिखाते बहुत कुछ है। अच्छा, ये अभी तक मैं अक्सर जगहों पर देखता हूँ कि राजा साहब जो है दानियाल साहब पहुंचे हैं। अच्छा, राजा दानियाल साहब पहुंचते हैं 20 जगहों पर, उनका बंदा अगर सपोज भी 2 जगहों पहुंचता है तो वो 2 जगह वो 200 दिखाता है, आप 20 जगह भी नहीं दिखा पाते। ये जो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा गैप है, इसको राजा दानियाल कैसे कवर करेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया का दौर है जी, सोशल मीडिया की प्रेजेंस को कोई निगेट नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये है कि अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, लोग देख रहे हैं। लोग, अगर मैं 10 जगह पहुंच रहा हूँ और मेरा ओपोनेंट 3 जगह पहुंच रहा है, लोग वो भी देख रहे हैं जी। बाकी बात सोशल मीडिया, आज के देखें हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम सोशल मीडिया की प्रेजेंस को निगेट भी नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ आपको अपने इलाके में दोस्तों के साथ रब्ता, इलाके का होमवर्क, लोगों की गमी खुशी में शरीक होना पड़ता है। सोशल मीडिया आपको एक एक्स्ट्रा एज है, लेकिन जब तक आपका ग्राउंड होमवर्क होगा तब सोशल मीडिया को सही तरह टूल को सही तरह यूज कर सकेंगे, मेरा ये ख्याल है। अभी आप इसके नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, इनसे कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राजा साहब, सारा दिन आप मसरूफ रहते हैं, भाई मुसलसल किसी की फौतगी है, किसी की खुशी है, आप मुसलसल पहुंच रहे हैं। ये मैं एक बात को मानता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ आपकी जो वर्किंग है। ऐसा कौन सा काम है जो बैरिस्टर राजा दानियाल अगर ना करें तो वो समझे कि आज का दिन नहीं गुजरा, या ऐसी कौन सी हॉबी है जो आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं? मैं सर गोल्फ तकरीबन रोज ही खेलता हूँ। गोल्फ एक ऐसी हॉबी है, उसके साथ थोड़ी बहुत बुक रीडिंग का भी शौक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं जी। ये 2 मेन शौक हैं जी। गोल्फ लाजमी खेलते हैं? अगर टाइम मिले तो लाजमी, नहीं तो वॉक लाजमी करता हूँ जी। गोल्फ में टाइम मिले तो गोल्फ लाजमी खेलते हैं। अच्छा, यही वजह है कि आप थोड़ा सा काफी हद तक आपने 17-18 केजी में कम किया, आप थोड़ा सा बल्कि थे, लेकिन आप काफी हद तक माशाल्लाह एक अच्छा एक फ्रेश फील। थैंक यू वेरी मच।
ये बेहतरी नजर आ रही है आपने ये, क्योंकि मैं समझ रहा था कि आपकी ये जो भाग दौड़ है शायद उसने आपका वजन कम कर दिया। वो भी इसी का हिस्सा है, लेकिन गोल्फ वॉक तकरीबन 4-5 किलोमीटर रोज वॉक करता हूँ जी। खाते क्या है, कौन सी चीज पसंद कौन सी खाने में? मेरा ख्याल है जी कि एक अगर आपसे पूछे कोई आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, कोई पूछे कि आपका फेवरेट खाना कौन सा, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। कुछ भी आ जाए, क्योंकि अगर किसी चीज का नाम लेंगे तो बाकी जो अदर चीजें ना उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। अल्लाह, ये बड़ी बात है। ये देखें, ये एक बड़े माइंड की निशानी है, वरना तो लोग कहते हैं जी मुझे बड़ी फलां चीज पसंद है, मुझे फलां चीज पसंद है। शौक से ज्यादा मैं ये सब्जी खाता हूँ या दाल वगैरह खाता हूँ, वेजिटेरियन। पर कोई भी चीज पसंद, कोई भी चीज आ जाए, कोई ऐसी वो नहीं। म्यूजिक भी सुनते हैं? म्यूजिक बिल्कुल सुनते हैं। कौन सा सिंगर, कौन सा? ज्यादा पुराने जी, नुसरत फतेह अली खान साहब, अच्छा, मेहदी हसन साहब। ये जो आजकल एक किस्म का तेज, जैसे सिद्धू का जमाना चल रहा है, जी जी, तो ऐसी चीजें नहीं पसंद करते? मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा, अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छा, एक चीज, रंग कौन सा पसंद है? किस चीज में जी? कपड़ों में। कपड़ों में कोई ज्यादा तो व्हाइट पहनता हूँ जी या ब्लू पहनता हूँ, बस ये 2 रंग हैं। जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत भी हुई? मोहब्बत जिंदगी का बड़ा एक जरूरी जुज है जी, बिल्कुल हुई। अल्लाह, तो हासिल भी हुई? जरूरी नहीं है जिस मोहब्बत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ वो और बड़ी मोहब्बतें हैं जिंदगी में, और भी दुख है जमाने में। अच्छा, नहीं स्पेसिफाई, इसका मतलब है कि आप उस तरफ कन्वर्ट नहीं हुए या गए नहीं उस तरफ, या चखा नहीं वो मजा? वो बस गुजरे अयाम की बातें। अच्छा, लेकिन अच्छी यादें? बिल्कुल अच्छी यादें, बिल्कुल अच्छी यादें, अच्छी यादें, माशाल्लाह। कोई ऐसा जिंदगी का रिग्रेट जो आज तक आपको याद हो? मैं जुतोई साहब पछतावे पे यकीन नहीं रखता। जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता, आने वाले कल को टाल नहीं सकता। अगर कोई पछतावा है या किसी चीज का पछतावा है तो बेहतर है कि बंदा उस चीज को दूर करे और आने वाला कल को बंदा आसान करे जी। कोई गिल्ट आज तक जो हुआ हो आपको? ऐसा कोई नहीं, जेनी में ऐसा कोई गिल्ट नहीं है। कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद हो, जो आपके साथ एक किस्म का, आप इस उम्र तक पहुंच चुके हैं, जी जी जी, आपकी कोई ऐसी शरारत या कोई ऐसा वाकया जो आप समझते हो कि यार ये मुझे नहीं भूल सकता, ये मेरी जिंदगी के कैसा वाकया है? ऐसे तो भी तो कोई माइंड में नहीं आ रहा है। मेरे इंग्लैंड में जब मैं एलएलएम कर रहा था, मेरे एक कमर्शियल लॉ के टीचर थे, ही वाज डच, और वो मुझे कमर्शियल लॉ पढ़ाते थे। जितना मैंने जिंदगी में ड्यूरिंग एजुकेशन उनसे सीखा, मैंने जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं समझता हूँ वो है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। या मैंने अपने वालिद राजा रियाज साहब को टाइम का पाबंद देखा जी। उसके बाद एक को मेरे डच टीचर थे जी, उनको मैंने टाइम का पाबंद देखा जी। और मैं समझता हूँ कि जो 1 साल उनके साथ मैं अपने एलएलएम के दौरान टाइम स्पेंड किया, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला जी। और जितनी देर मैं बाहर एजुकेशन के लिए लंदन में रहा हूँ वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत दुनिया देखने को मिली। ये 2 मिनट लेट का जो वाकया था, ये उन्हीं के साथ? आपने वाकये की बात की। मैं इंग्लैंड में ईद की नमाज पढ़ने गया, लंदन में साउथ हॉल में। मैंने वहां पे सिख हजरात को ईद की नमाज की ड्यूटी करते हुए देखा। तो बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। लंदन ने बहुत कुछ सिखाया जी। जब एजुकेशन का दौर था लंदन इटसेल्फ, जब लंदन 3-4 साल रहा हूँ, लंदन में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारी नेशनलिटी से करीब रहने का मौका मिला। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में आप समझते नहीं कि टाइम की पंक्चुअलिटी, आप तो फिर अक्सर शादियों पे सबसे पहले पहुंचे होते होंगे, या अक्सर जगहों पर आप, जैसे आज का, मैं खुद इस बात को, मेरा स्टाफ, मैं तो इस बात को बरमला बता रहा हूँ कि अभी मेरा स्टाफ नहीं पहुंचा था लेकिन आप 15 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो शादियों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, पर कोशिश करते हुए थोड़ा लेट चले जाते हैं जी। पर वो भी आदत के खिलाफ है, लेट जाना पड़ता है, जब जाते हैं उस समय कोई होता नहीं, वो भी एक इशू बन जाता है। राजा साहब, ऐसी क्या चीज है जो आप अपने इलाके के करना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपकी लेगेसी में नो डाउट राजा रियाज साहब ने बड़े काम किए, इलाका जारी बात है, तभी ये 94,000 वोट्स आपको तभी मिले अगर आपके साथ लोग जुड़े हुए थे, लोगों के आपने काम करवाए। ऐसी क्या चीज है जो राजा दानियाल करना चाहते हैं? मेरा मेन जो मोटो है दैट इज एजुकेशन जी। एजुकेशन और हेल्थ। मेरे वालिद साहब ने पिछले 40 साल में अपने हलके में, जो पहले PP65 था, बाद में ये NA104, इस पूरे हलके में कई स्कूल्स बनवाए हैं, 2-3 डिग्री कॉलेजेस बनवाए हैं,
बच्चियों के स्कूल अलग बनाए हैं, लड़कों के स्कूल अलग हैं, कई स्कूल अपग्रेड किए, प्राइमरी से मिडिल हाई स्कूल, बहुत कुछ। मेरा दिल है कि फैसला कभी मौका मिला, कभी अल्लाह ताला की ज़ात ने इस काबिल समझा, फैसलाबाद में एजुकेशन सेक्टर को इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर करेंगे। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में IT यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या कम से कम फैसलाबाद में एजुकेशन को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। अब मरियम साहबा की तारीफ कर रहे थे, मरियम बीबी ने IT सिटीज का ऐलान किया था फैसलाबाद में, अभी तक कोई इस हवाले से हमने अभी तक कोई अपडेट नहीं देखा। क्या फैसलाबाद IT सिटी नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकते हैं। आप बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान है, हर शहर बन सकता है। देखिए उस पर वर्किंग जारी होगी, अब मुझे उसका ज्यादा नहीं पता कि उस पर क्या वर्किंग हो रही है, उस चीज से मैं लायल हूँ, लेकिन आई एम श्योर अगर मरीम बीबी ने ऐलान किया वो अपना ऐलान अपना वादा पूरा करेंगे। अच्छा, ये खास तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक मिसाल के तौर पे ब्यूटिफिकेशन प्लान आप ले लें शहर का, वो भी सिर्फ और सिर्फ वो 4 सड़कों तक मुहित है, जहाँ पे कमिश्नर रह रहा है, DC रह रहा है, CPO RPO रह रहे हैं, एक किस्म का वो जो सरीना क्लब का रोड है। इवन देन जहाँ पर आपका इलाका होगा या आपका वो उसी तरह उजड़ा हुआ है, तो ये ब्यूटिफिकेशन प्लान क्या पूरे शहर के लिए नहीं होता? इसके हवाले से कुछ आप इकदाम कर रहे हैं या कोई आपकी इंतजामिया से बात हो रही है? सारे शहर में इंतजामिया से बातचीत जारी है जी, PHA से भी बातचीत चल रही है। फैसलाबाद शहर में 355 पार्क्स हैं, तो जो अभी नए DG PHA साहब शाह साहब आए हैं, वो पूरी कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके जो पार्क्स जिनकी हालत थोड़ी सी खराब है उन पार्क्स की हालत को बेहतर किया जाए। और बल्कि अभी ये आज से 3 या 4 दिन पहले नवाज शरीफ साहब पार्क का इफ्तिताह हुआ है इधर, जहाँ पुरानी सब्जी मंडी थी, बड़ा खूबसूरत पार्क बना गया जी, बड़ा उसमें जिम भी है, बच्चों के लिए क्या कहते हैं वो भी हैं, फाउंटेन्स है, सारा कुछ बच्चों के लिए फाउंटेन्स हैं, बच्चों की गेम्स हैं, उनके लिए स्विंग्स लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसा इस तरफ ही काम चल रहा है। असल में हमें होता है कि आज मेरे मुंह से बात निकली है तो जो तो सब का दिल होगा कल सुबह बात पूरी हो जाए, लेकिन हर चीज का टाइम लगता है, उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी चीजों पे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे, रिसर्च पे टाइम लगता है। तो थोड़ा तो सब सब्र रखे, तहम्मुल करें, इंशाल्लाह तो जल्द आपको बेहतरीन नजर। अच्छा, एक चीज जाते जाते प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतगाजी थी, जो कि फैसले होने चाहिए थे, जैसे आपने बताया कि ये चेयरमैन हजरात की जल्दी होने वाले हैं। अच्छा, मैं एक चीज कहूंगा कि आपका कारकुन जो है वो वाकई बददिल भी हो रहा है, मायूस भी हो रहा है। मैं चूंकि पब्लिक पल्स पे चलने वाला बताऊं, और आपके कारकुनान की पल्स मुझे बखूबी पता चलती रहती है जब भी बात करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी 70% से जायद वोट बैंक इस शहर में रखती है। मैं ये आपके सामने बात बता रहा हूँ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके कारकुनान को इतना ज्यादा एम्पावर किया जाए कि आपका एक किस्म का जो बददिल होकर लोग घर बैठे, आपके किसी कारकुन से पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो कहते हैं इसके बारे से बात ना करें, बाकी बातें करें। तो इसको कितनी देर में आप समझते हैं कि ये खत्म हो जाएगा? मैं आपसे इस बात जो मैं बड़ा टोटली डिसएग्री करूंगा जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर आज भी इंटैक्ट है। मियां नवाज शरीफ का जाला है, मियां शहबाज शरीफ का मतवाला आज भी उनके साथ है। और इंशाल्लाह ताला अगर देखिए आप बात करें, मैंने 93,000 वोट्स लिए जी, जमात का वोट था जी, और बड़े कम मार्जिन से मैं हारा हूँ जी। जमात का वोट उधर इंटैक्ट है, थोड़ी बहुत मायूसी है, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मियां शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से, मरियम बीबी की मेहनत से और मियां नवाज शरीफ साहब की सुपरविजन में इंशाल्लाह ताला हालात जल्द बेहतरी की तरफ गामजान होंगे जी, जल्द बेहतरी की जानिब गामजान होंगे। नाज़रीन, आप देखा कि बड़े विजिलेंट हैं, मोटिवेटेड हैं और साथ साथ में डिवोटेड भी हैं बैरिस्टर राजा दानियाल, और उनका कहना है कि चीज़ें बहुत जल्द यहाँ पर तब्दील हो जाएंगी। और ये जो एक मायूसी का आलम है या ये जो इस वक्त अवाम में बदली पाई जाती है, बहुत जल्द इसके हवाले से बेहतर फैसले भी सामने आएंगे। और उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून ओवरकम करेगी और इस फैसलाबाद की बेहतरी और खूबसूरती के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। लेकिन जाते जाते मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर हुकूमत जो भी बने वो कम अज कम पढ़े लिखे लोगों को आगे जरूर लाए। बैरिस्टर राजा दानियाल जैसे लोग यकीनी तौर पर किसी भी पार्टी का बहुत बड़ा सासा होते हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लाजमी तौर पर किसी ऐसी जगह पर जरूर बिठाना चाहिए जहां पर आवाम जो है डायरेक्ट उनको फायदा पहुंच सके और ये लोग डिलीवर भी करें। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।